हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज हैं ना, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड आर। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आपने पढ़ा होगा दो तरह का रिप्रोडक्शन के बारे में, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है बताइए, यहाँ पे देख लीजिए। बनाना में कैसा होता है, बनाना में क्या होता है बताइए। बनाना में आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा होगा। डॉग में क्या होता है, डॉग तो एक मैमल है ना, और मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं, है कि नहीं। यीस्ट क्या है, यीस्ट एक फंगस का एग्जाम्पल है, यीस्ट एक फंगस का एग्जाम्पल है, और इसमें देखने को मिलता है बडिंग इन यीस्ट आपने पढ़ा होगा, और वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल। और अमीबा में होता है बाइनरी फिजन, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बनाना, आपको यीस्ट और अमीबा में देखने को मिलता है। तो इसमें दिया हुआ है क्या कोई ऐसा ऑप्शन जो इन तीनों से मैच करता हो, 1, 3 एंड 4 बी में दिया हुआ है। ठीक है, डॉग आपका एक मैमल है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन अ फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट आर। फ्लावर में कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो कि मेल और फीमेल गैमेट बनाते हैं। तो बताइए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, क्या क्या, एक सेपल, दूसरा पेटल, तीसरा स्टेमन, और चौथा क्या होता है, कार्पल। और स्टेमन में 2 पार्ट होता है ना, एंथर और फिलामेंट, और एक कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। इस ओवेरी जो लास्ट वाला पार्ट है ओवेरी, इसी के अंदर ओव्यूल रहता है और वही फीमेल गैमेट बनाता है। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या, हाँ, स्टेमन एंड एंथर। नहीं, स्टेमन में थोड़ी बनता है, फिलामेंट एंड एंथर, फिलामेंट में कुछ नहीं होता, एंथर एंड ओवेरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और स्टेमन या स्टाइल में तो कुछ भी नहीं बनता भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर। फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, आपने देखा चैप्टर का ना टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा देखा होगा आपने। तो उसमें क्या कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं उनका दिया हुआ है, और आपको देखना है कि कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है। तो बताइए क्या होता है, सबसे पहले पॉलिनेशन होगा क्या, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद सीडलिंग, उसके बाद एम्ब्रियो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए क्या होता क्या है, देख लीजिए पहले। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी ऐसा जो रहता है, वहाँ पे ओव्यूल रहता है, पोलन ग्रेन रहता है इधर एंथर में बना हुआ, वो उड़ के आएगा, स्टिग्मा पे लैंड करेगा, पोलन ट्यूब बनेगा, पोलन ट्यूब से गैमेट जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और बाद में वो सीडलिंग के फॉर्म में आएगा। तो यही सीक्वेंस आपको अगर कहीं ऑब्जर्व करने को मिलता है तो वही करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले तो आप कह सकते हो कि पोलिनेशन सबसे पहले होगा, तो 2 जगह दिया हुआ है, सबसे पहले पोलिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन। चलिए फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, तो जाइगोट यहाँ दिया हुआ है, तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो पे आ जाओ, और उसके बाद सीडलिंग। तो बाकी क्या, बाकी तो क्रॉस कर सकते हो ना आप, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्फ बिकॉज। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बने हुए ऑफस्प्रिंग रहते हैं ना, उनमें सिमिलैरिटी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, और उन सभी को क्लोन्स कहा जाता है। ऐसा अगर आपने सुना है, वो दोनों क्या रहते हैं, सभी जो ऑफस्प्रिंग रहते हैं वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल रहते हैं, एक ही जैसे रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली 1 पेरेंट, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। बात तो सही लग रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमीट, क्योंकि इनमें गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इस वजह से क्या,
हाँ, ये भी सही है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो गैमेट फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, तो उसके वजह से ये जाइगोट में क्या थोड़ा सा दो अलग अलग गैमेट आके फ्यूज हो जा रहे हैं, तो एक सिमिलैरिटी नहीं होती है, उसमें डिससिमिलैरिटी हो जा रही है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन भी आते हैं, तो कह सकते हो कि ये गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसके वजह से सिमिलैरिटी होती है। तो ये दोनों बातें तो सही लग रही हैं। तीसरी बात देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऐसा तो कुछ नहीं, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा कुछ नहीं। तो दो ऑप्शन आपके सही हैं और तीसरा और चौथा गलत है। तो कहाँ दिया हुआ है ऐसा? पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी पहला वाला ऑप्शन ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं, राइबोसोम में होते हैं, गोल्जी बॉडी में होते हैं, या जीन्स में होते हैं? बताओ कहाँ पर होते हैं? यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो, ठीक है ना, जीन्स में होते हैं, है कि नहीं? जीन्स को ही तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, तो वो जीन्स ही। जीन्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए के आपके पार्ट होते हैं, या क्रोमोसोम के पार्ट होते हैं आपके, है कि नहीं? और इन्हीं के वजह से होता है आपका इनहेरिटेंस, इनको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो इसी की तो बात कर रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो वो कहाँ होंगे कैरेक्टर? इन जीन्स के ऊपर होंगे कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन सो। कैरेक्टर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन सो। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, वो क्या दिखाते हैं? ओनली सिमिलैरिटी विद द पेरेंट, ओनली वेरिएशन विद द पेरेंट, बोथ सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन विद द पेरेंट, या नाइदर सिमिलैरिटी नॉर वेरिएशन? बताइए। तो मैं कहूँगा कि सिमिलैरिटी भी दिखाते हैं और वेरिएशन भी दिखाते हैं, यही तो खासियत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इस वजह से हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पाइरोगाइरा एंड यीस्ट इज दैट। एक ऐसा फीचर जो अमीबा, स्पाइरोगाइरा और यीस्ट दोनों सबके लिए कॉमन हो, क्या होगा? दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है क्या? हाँ। स्पाइरोगाइरा? हाँ। यीस्ट? ये भी करता है। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, स्पाइरोगाइरा में फ्रेगमेंटेशन होता है, यीस्ट में बडिंग होता है। सही लग रहा है पहला वाला ऑप्शन, लेकिन फिर भी बाकी देख लेते हैं। दे ऑल आर यूनिसेलुलर। अमीबा तो यूनिसेलुलर है, यीस्ट भी यूनिसेलुलर होता है, लेकिन स्पाइरोगाइरा यूनिसेलुलर नहीं होता है। दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, ये भी गलत है। दे आर मल्टी सेलुलर, नहीं ये गलत है, यानी पहला वाला ही आपका क्या है? सही आंसर है, पहला वाला ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इन स्पाइरोगाइरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई। स्पाइरोगाइरा में तो बता तो दिया फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है वो देखिए, ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट इनटू स्मॉलर बिट, फिलामेंट का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। लग तो रहा है सही, लग तो रहा है सही, बाकी भी देख लो। डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू 2 सेल, एक सेल का 2 सेल में हो जाना, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं होता है। या डिफिजन ऑफ अ सेल इनटू मेनी सेल, नहीं ऐसा भी नहीं। फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल फ्रॉम ओल्डर सेल, यंग सेल फ्रॉम ओल्डर सेल, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। इनका बॉडी जो होता है स्पाइरोगाइरा का, ये एक फिलामेंटस बॉडी होता है इनका, और ये फिलामेंटस बॉडी में जब मैच्योरिटी के बाद अलग अलग फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, और ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो कौन सी बात सही लग रही है? ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है कि नहीं? तो वही करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बडिंग, रिडक्शन डिवीजन, बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन?
तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया को कॉज करने वाला पैरासाइट है। इसके अंदर होता है मल्टीपल फिजन। इसके अंदर क्या होते हैं, जो न्यूक्लियाई होता है वो शुरुआत में डिवाइड करके ढेर सारे न्यूक्लियाई बनाता है। उस न्यूक्लियाई के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म का अमाउंट आकर इकट्ठा हो जाता है। बाद में इनका जब वॉल बाहर का ब्रेक होगा तो ये सभी एक नए नए सेल बनकर बाहर स्प्रेड हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को मल्टीपल फिजन कहा जाता है, जिसका डायग्राम आपकी किताब में दिया हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट इज। फ्लावरिंग प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होते हैं उनका सीक्वेंस, सही सीक्वेंस कौन सा है, गैमीट, जाइगोट, एम्ब्रियो, सीडलिंग। पहला वाला ही सही लग रहा है भाई। ये तो देख लेते हैं कैसे होता है। अरे देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सबसे पहले क्या जरूरत होता है, गैमीट जरूरी होता है ना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब ये दोनों मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आकर तो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, वो जाइगोट बनता है। यही जाइगोट बाद में डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो जब डिवाइड होगा उसी के एम्ब्रियो किसके अंदर रहेगा, जब ये जाइगोट एम्ब्रियो बन रहा होगा उसी समय फर्टिलाइजेशन के बाद बाहर सीड बन जाता है, और यहीं अंदर एम्ब्रियो बैठा हुआ रहता है, और वही जब जर्मिनेट होता है उसी को सीडलिंग कहते हैं हम, है कि नहीं। तो देखिए कौन सा ऐसा सीक्वेंस दिखा रहा है, मेरे ख्याल से पहला वाला ही सही दिखा रहा है। बाकी देख लेते हैं, पहले जाइगोट फिर गैमीट, गलत। पहले सीडलिंग फिर एम्ब्रियो फिर जाइगोट फिर गैमीट, नहीं गलत, उल्टा लिख दिया है। पहले गैमीट फिर एम्ब्रियो, अरे पहले जाइगोट आएगा तब ना एम्ब्रियो बनेगा, तो पहला वाला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में जो क्रोमोजोम का नंबर है वो कांस्टेंट क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि भाई सबसे पहले क्या होता है, गैमीट बनने के टाइम पे मियोसिस होता है ना, मियोसिस से गैमीट बनता है, तो वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, इधर भी। लेकिन जब फिर आके मेल और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज कर जाते हैं तो जाइगोट में फिर वही कांस्टेंट बराबर हो जाता है, जैसा इसके नॉर्मल सेल में इधर रहेगा इधर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर इधर 2n था इधर 2n था, दोनों में जब मियोसिस हुआ तो क्या हो गया, n हो गया, और फिर जब फ्यूज हो गए तो जाइगोट में फिर क्या आ गया, 2n हो गया। तो देखिए ऐसा कुछ बात यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद डबलिंग वबलिंग नहीं होता है, या हाफिंग ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, क्रोमोजोम का हाफ होना ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ये बात तो सही लग रही है। डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन, आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन का डबलिंग होना, या हाफिंग ऑफ क्रोमोजोम आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन, ऐसा कुछ नहीं है। वाला तो अपना ऑप्शन यही है कि क्रोमोजोम हाफ हो जाते हैं, रिडक्शन डिवीजन मियोसिस, उसी से तो बनता है गैमीट। तो अगर ये गैमीट नहीं होता तो क्या हो जाते, तो कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि जो नया वाला ऑफस्प्रिंग आता, अगर रिडक्शन डिवीजन नहीं होता ना तो नया वाला जो ऑफस्प्रिंग बनता है ना उसमें क्या हो जाते, उसमें उसके माँ बाप के डबल अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम पाया जाता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ सही बात क्या है, हाफिंग ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप आर कॉल्ड। राइजोपस का डायग्राम आपकी किताब में कुछ ऐसा बनाया हुआ है क्या, ऐसा ही तो बनाया हुआ है, ऐसा ही तो बनाया हुआ है ढेर सारा। तो क्या कह रहा है, इनको ये जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं इसी को स्पोरेंजिया कहा जाता है, और इसके अंदर ढेर सारे क्या छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं। तो ये डंडी, ये जो डंडी है इसको क्या कहते हैं, इसी को तो हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, हाइफी कहते हैं। और उसी के बारे में तो पूछ रहा है कि जो राइजोपस है उसमें जो ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पोरेंजिया को बियर किए हुए रहते हैं उन अपने टिप्स पर, उसको क्या कहा जाता है, तो आप कह दोगे हाइफी कहा जाता है। फिलामेंट भी सही है, फिलामेंट भी सही है, पर फिलामेंट को हाइफी कहना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, हाइफी कह दो ज़्यादा बेटर है। फिलामेंट अगर हाइफी नहीं रहता तो फिलामेंट कर सकते थे हम, अगर हाइफी नहीं रहता तो फिलामेंट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन
देखिए जो आपने फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा ना, उसमें जो फ्लावर होता है वही मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और उसके अलावा जो रूट शूट लीफ हैं उनको हम वेजिटेटिव पार्ट कहा जाता है, वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। मतलब वो रिप्रोडक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करते, सिर्फ रिप्रोडक्शन में फ्लावर पार्टिसिपेट करता है। लेकिन इनका काम क्या होता है, इनका तो प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम होता है, रूट शूट लीफ का, इन सब चीज़ों का। फ्लावर का काम है रिप्रोडक्शन कराना। लेकिन स्पेशल केस में किसी किसी प्लांट में रूट शूट और लीफ के मदद से भी हम नया प्लांट बना सकते हैं। जैसे कि स्टेम में बनाते हैं हम गन्ना, शुगर केन जिसको कहते हो, या रोज़ के थ्रू इसमें करा सकते हैं। तो इस मेथड से वेजिटेटिव पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन करा दो तो उसी को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है, जो कि एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो उसके लिए क्या क्या टिक करोगे आप बताओ? स्टेम से होता है क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन? हाँ। रूट से होता है क्या? हाँ। फ्लावर से होता है क्या? नहीं। फ्लावर से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहाँ, फ्लावर से तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। यहाँ पे स्टेम से, रूट से और लीफ से दिखा हुआ है, तो यही सही ऑप्शन है। बाकी यहाँ देखो, यहाँ फ्लावर दे दिया हुआ है, इसको काट दो, यहाँ पे भी फ्लावर दे दिया हुआ है, इसको काट दो, तो बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइसेज ऑफ ब्रेड आर। कौन से वो फैक्टर हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ब्रेड मोल्ड है आपका, ब्रेड पे ग्रो करने वाला जो मोल्ड है, यीस्ट जो कि होता है, उसके ग्रोथ के लिए कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये पूछ रहा है। तो पहला फैक्टर दिया हुआ है कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पोर पाए जाते हैं। ये बात तो सही कह रहा है कि उसमें ढेर सारे स्पोर पाए जाते हैं, इस वजह से बहुत तेज़ी से ग्रो कर लेता है, बहुत अच्छी बात कह रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट इन ब्रेड। ब्रेड में जो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट होता है उसको खा कर बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं सब। बिल्कुल सही बात कह रहा है, दोनों बातें सही हैं। तीसरी बात देखिए, प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच्ड हाइफी। तो ये बात तो सही तो है कि उसमें ट्यूबुलर हाइफी होते हैं, अच्छा ब्रांच्ड वाला नहीं होता है, या अगर होता भी हाइफी होता तो है, पर वो हाइफी उसके रिप्रोडक्शन के जो फास्ट एक रैपिड स्प्रेड कर रहा है, रैपिडली वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसमें इस हाइफी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। या फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप स्पोरेंजिया, तो उसमें उस स्पोरेंजिया का भी कोई रोल नहीं है, उसमें तो जो ढेर सारे स्पोर हैं उनका रोल है ना। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, बाकी तीसरा और चौथा गलत है। तो किस में दिया हुआ पहला और दूसरा? सी में, तो यही सही जवाब है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। पोलन ट्यूब का लेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस, किन चीज़ों के डिस्टेंस के बीच में डिपेंड करता है? तो मैं देखो, मेरा क्या मानना है मैं ये बता देता हूँ आपको। यही तो होता है, ये स्टिग्मा ऐसा कुछ, और उसके बाद ये स्टाइल है, स्टाइल जो लॉन्ग पोर्शन है, और नीचे सबसे स्वेलिंग पोर्शन ओवेरी। अब इसी के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल रहता है आपका। तो पोलन ट्यूब कितना बड़ा होगा ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? तो मेरे ख्याल से ये जो स्टाइल कितना बड़ा होगा इसी पे तो निर्भर करेगा, या जो स्टिग्मा से लेकर ओव्यूल तक कितनी दूरी है इसी पे तो डिपेंड करेगा। अगर ये जो दूरी है ये कम रहेगा तो उसका लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब छोटा रहेगा, और अगर ये दूरी ज़्यादा रहेगी तो पोलन ट्यूब का लेंथ क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन पोलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा। पोलन ग्रेन कहाँ है और स्टिग्मा कहाँ है, इसकी दूरी पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा और ओव्यूल के बीच में कितनी दूरी है, ये बात तो हमें बिल्कुल सही लग रही है। देख लेते हैं बाकी भी, कहीं इससे भी कोई और सही नहीं दे दिया है। पोलन ग्रेन इन एंथर एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा। नहीं, एंथर में जो पोलन ग्रेन है और स्टिग्मा ऐसा कुछ नहीं, वो तो बहुत दूरी होती है, वो दूरी पे देखा जाए तो दिक्कत हो जाएगा। या अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल। अपर स्टाइल का लोअर पार्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंथर ये वाला ज़्यादा सही है,
स्टिग्मा का जो अपर सरफेस है उसके बीच में और ओव्यूल के बीच में कितनी दूरी है इस पे तय करेगा, क्योंकि सिर्फ स्टाइल तक ही तो नहीं ना जाना है उसको तो ओव्यूल तक जाना है पोलन ट्यूब को गैमेट लेकर ना। तो आप सही कौन सा लगाओगे, यही बी वाले को ही सही लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर। फ्लावर आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, नहीं फ्लावर ऑलवेज बाइसेक्सुअल हो ऐसा जरूरी नहीं है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये बात तो सही कह दी इन्होंने। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट, नहीं सब प्लांट में कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट तो कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और फ्लावर सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, इसी वजह से इनको फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। बाकी इन सब में फ्लावर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये बात क्या है, ये बात गलत है, ये बात सही है, ये बात गलत है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला और चौथा सही लगता है क्या, जी बिल्कुल, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और 17वां देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है कि उनकी यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या, जिसमें सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट हो, मतलब सिर्फ एक पार्ट, या तो मेल वाला हो या तो फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट हो, या तो स्टेमन प्रेजेंट हो या तो सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट हो। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए ये बात सही है कि गलत, कि दे पोसेसेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, बहुत ही गलत। दूसरा, दे पोसेसेस आइदर स्टेमन और पिस्टिल, ये तो सही लग रहा है। या दे एग्जिबिट क्रॉस पोलिनेशन, ये भी सही लग रहा है, क्योंकि भाई जब एक फ्लावर में चाहे मेल रहेगा या एक फ्लावर में मान लो फीमेल रहती है, तो जाहिर सी बात है कि 2 फ्लावर के बीच में पोलिनेशन कराना पड़ेगा और उसको क्रॉस पोलिनेशन कहोगे। तो इनके पास तो सेल्फ पोलिनेशन का चांस ही नहीं है ना, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ये सेल्फ पोलिनेशन है। और क्रॉस पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। तो अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऑप्शन तो उसके पास सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होगा ना। ये बात बिल्कुल सही कह दी है, ये बात बिल्कुल सही कह दी है, यही बात गलत कह दी है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोसेसिंग ओनली स्टेमन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, ये बात भी बहुत अच्छी कह दी इन्होंने, क्या कि जिस फ्लावर के पास सिर्फ स्टेमन होगा, अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसा है, सिर्फ उसमें मेल पार्ट है, स्टेमन है, यानी ऐसे फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर कहा जाता है। तो स्टेमिनेट फ्लावर फ्रूट थोड़ी प्रोड्यूस करेगा। अरे यार, फ्लावर अगर पिस्टिलेट रहेगा, पिस्टिल रहना चाहिए ना, ओवरी रहना चाहिए, क्योंकि ओवरी तो फ्रूट बनता है बाद में जाकर। तो अगर स्टेमन रहे, स्टेमन ही बस उस फ्लावर में है, तो वो फ्रूट कैसे बनाएगा, नहीं बना सकता। ये बात भी बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, बहुत अच्छी बात। तो 3 ऑप्शन आपके सही हैं, एक गलत है, कौन सा सही होगा बताइए। 2, 3 और 4 यानी बी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए कौन सा सही है। इट रिक्वायर 2 टाइप ऑफ गैमेट, बिल्कुल सही, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन इज ए कंपलसरी इवेंट, बिल्कुल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो कंपलसरी ही है। इट ऑलवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, बिल्कुल सही, जाइगोट बनना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे, कोई और तरीका थोड़ी हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड आर क्लोन, नहीं क्लोन इसमें नहीं बनते। क्लोन मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, एकदम सेम टू सेम होना अपने माँ बाप से और अपने भाई बहन से। तो ऐसा थोड़ी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो कौन कौन सा सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इन फिगर 8.1 3ABC आर सिक्वेंशियली, ये क्या है, तो सिडलिंग का डायग्राम दिया हुआ है ना, सिडलिंग का, और उसमें जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं किनारे किनारे दोनों, इनको क्या कहा जाता है, इनको तो कोटिलेडन कहते हैं हम लोग, इनको क्या कहते हैं, कोटिलेडन। और ऊपर की तरफ जो ये स्ट्रक्चर है ए, उसको प्लीम्यूल कहते हैं, और नीचे वाले को रेडिकल रूट बनाता है, प्लीम्यूल रूट बनाता है। तो ABC का अगर मेजर नाम हम नेम करना चाहें तो ए क्या है, ए है आपका प्लीम्यूल, बी क्या है, बी है आपका कोटिलेडन, बी क्या है, कोटिलेडन, तो बी कोटिलेडन, और सी बचा फिर रेडिकल, यानी ये सही, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन बिकॉज। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन आता है एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उसका रीज़न पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक लेंदी प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस तो होता है, पर उसकी वजह से क्या वेरिएशन, आगे देखते हैं। जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम टू पेरेंट ऑफ सेम स्पीसीज, ये बात अच्छी कही इन्होंने, दो अलग अलग पेरेंट की वजह से आता है, इस वजह से वेरिएशन होता है, और वो सेम ही स्पीसीज के, दोनों पेरेंट सेम ही स्पीसीज के होते हैं ना, सही बात है, सही बात है ये। और ये जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम टू पेरेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, नहीं वो अलग स्पीसीज के थोड़ी होते हैं, एक ही स्पीसीज के होंगे, सेम स्पीसीज के बीच में ही रिप्रोडक्शन हो सकता है, दो अलग अलग तरह के स्पीसीज में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम मेनी पेरेंट, नहीं कई पेरेंट से नहीं आता भाई, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, एक ही तरह के पेरेंट में से आता है, मतलब सेम स्पीसीज के दो पेरेंट से आता है बस, तो बी सबसे सही है, ठीक है। अब लेंदी, ये वाला ऑप्शन लेंदी प्रोसेस तो है, पर लेंदी प्रोसेस के होने की वजह से वेरिएशन उसमें होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है? जब आपका चैप्टर शुरू होता है ये वाला, तो क्या कहता है वहाँ पे? तो वहाँ पूछता है कि बताइए, रिप्रोडक्शन कोई एसेंशियल लाइफ प्रोसेस तो है नहीं जो इंसान को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है, तो फिर, और इस रिप्रोडक्शन में एनर्जी भी खर्च होती है, तो फिर ऑर्गेनिज्म क्यों ये रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस करते हैं भाई, जब उनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है ये, तो क्यों करते हैं वो? तो इस वजह से, क्योंकि भाई उनका क्या, स्पीसीज़ का नंबर आबाद रहे, हर खानदान आबाद रहे। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, उसका आने वाला स्पीसीज़, आने वाले समय में वो स्पीसीज़ गायब हो जाएंगी ना। जो आज के समय में आप अलग अलग तरह के प्लांट, एनिमल, माइक्रोब देख रहे हो, वो किसकी वजह से है? उसका वजह तो रिप्रोडक्शन ही है ना। अगर रिप्रोडक्शन लोग नहीं करते तो आज के समय में ये जो लोग देख रहे हो ये नहीं होते, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में अमर तो है नहीं। तो ये क्या कह सकते हो आप जवाब इसका? टू कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसकी वजह से। बाकी ग्रोथ या एनर्जी रिक्वायरमेंट या एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए नहीं, स्पीसीज़ को ज़िंदा रखने के लिए कह सकते हो आप, क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो हमेशा कभी ज़िंदा नहीं रह सकता ना। तो ये तीनों गलत हैं, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस अकर इन ह्यूमन बॉडी। बहुत अच्छी बात, एडोलेसेंस में ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं। मार्क 1 चेंज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज़, मतलब क्या? अच्छा, ऐसा इसमें से कोई एक बताइए जो सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज़ में, मतलब बॉयज़ के लिए स्पेसिफिक हो। देखिए, कुछ तो ऐसे चेंजेस होते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए कॉमन रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ बॉयज़ में देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ गर्ल्स में देखने को मिलते हैं। आपको अच्छे से पता होगा, आपको यहाँ से टिक करना है जो सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए है। लॉस ऑफ मिल्क टीथ, ऐसा कोई बात नहीं है। इंक्रीज इन हाइट, तो क्या दोनों का नहीं बढ़ता हाइट? क्रैकिंग ऑफ वॉइस, ये बात अच्छी लग रही है हमें। और वेट गेन, ये तो सबका बढ़ेगा वेट गेन। तो सी, मेल में क्या होता है? आवाज़ का क्रैकिंग हो जाता है, भारी हो जाता है आवाज़, ठीक है। और फीमेल्स में पतला हो जाता है थोड़ा सा। इन ह्यूमन फीमेल एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, और वैसा ही चीज़ वो फीमेल के लिए क्या हो सकता है? तो फीमेल के लिए चेंज इन वॉइस या चेंज इन हेयर पैटर्न या ग्रोथ ऑफ बॉडी से बेहतर ये है क्या? मेंस्ट्रुएशन, है कि नहीं? जो कि एक्सक्लूसिवली फीमेल में देखने को मिलता है कि नहीं? मेल में नहीं होता। तो फीमेल के लिए टिक कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इन ह्यूमन मेल्स टेस्टिस लाइज इन स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन, तो इसका जवाब सीधा साधा है कि स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म, ये टेस्टिस में क्या बनता है? टेस्टिस में क्या बनता है? टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं ना आपके, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ना जो टेम्परेचर, रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है, सूटेबल टेम्परेचर होता है, वो आपके बॉडी से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है।
इसके वजह से टेस्टिस आपके बाहर रखे गए हैं स्क्रोटम में। तो इसकी वजह से बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ मेटिंग, नहीं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, बिल्कुल फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। और ये सब कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एज पुबर्टी। टेस्टिस का कौन सा फंक्शन नहीं है? जर्म सेल बनाना, टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करना, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट या सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो ये तो फीमेल से रिलेटेड है ना, ये तो होता ही है, जाहिर सी बात है। टेस्टिस में गैमीट बनते हैं और टेस्टोस्टेरोन नाम का मेल हार्मोन, ये तो फीमेल वाले रिलेटेड हैं, तो इनको आप कर सकते हो टिक। 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसको जो टेस्टिस का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इज। तो ये इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपने यहाँ तो बहुत सिंपल दिया हुआ है भाई, क्या ये 2 टेस्टिस होते हैं साइड में, उसमें बनते हैं और उनसे निकल कर आ रहा होता है क्या, ये वासा डिफरेंस निकल कर आ रहा होता है, और ये अल्टीमेटली आके जाके आपके यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें 1-2 स्टेप और बीच में जोड़ा जा सकता है। हालांकि फ़िलहाल के लिए टेस्टिस से के बाद वैसा डिफरेंस में जाता है और उसके बाद यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है, ठीक है। टेस्टिस के बाद यूरेटर में नहीं जाता, ठीक है ये, या टेस्टिस के बाद यूरेथ्रा नहीं, पहले यूरेटर आना चाहिए, ठीक है, ये गलत है, यूरेथ्रा के बीच में ला दिया है। टेस्टिस के बाद वैसा डिफरेंस है और उसके बाद यूरेटर, नहीं, यूरेटर तो यूरिनरी ब्लैडर वाला है ना, वहाँ पे क्या करने के लिए जाएगा ये, तो पहला ही ऑप्शन सही है। आप डायग्राम देख लेना थोड़ा सा बढ़िया सा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम आपने बनाना सीख लिया होगा, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ मतलब क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ऐसे डिजीज़ जो सेक्सुअल कांटेक्ट के वजह से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ऐसे डिजीज़ को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो कौन कौन नहीं है इसमें से? तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि गोनोरिया होता है, HIV होता है, साइफिलिस होता है, हेपेटाइटिस बी भी होता है। क्या? हेपेटाइटिस बी, अगर बी लिखा हो, एक्चुअली हेपेटाइटिस जो है ना ये अलग अलग टाइप का हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। तो हेपेटाइटिस बी तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, पर हेपेटाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो सही ऑप्शन क्या है? ये है, ठीक है। चलिए, तो आपके सभी जो हैं MCQ सॉल्व हो जाते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। Thank you very much for watching. See you in next video.